तो एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहला है कि लौह अयस्क, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से है और वैसे हमारे समझने की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लौह अयस्क, लौह अयस्क बोला जाए कि क्या है, कितने प्रकार के हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि 2 नंबर की क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है तो हम 2 नंबर में समझेंगे कैसे इसको हम लिखें, है ना। तो लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। हम लोग को पता है लोहा क्या है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, उद्योग की जननी है ना। बिना लोहा के उद्योग की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। तो वही बात लिखा हुआ है। फिर क्या है, लोहा जो है ना स्वतंत्र रूप में तो रहता नहीं है ना। वो किस रूप में रहता है, अयस्क के रूप में रहता है। तो भाई अयस्क के रूप में जो है, तो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मुख्य 3 जो है ना अयस्क वो प्रमुख है ना। कौन कौन से है, तो कहने का मतलब मुख्य 3 अयस्क प्रमुख है। पहला हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। अब सवाल ये है कि किस अयस्क में लोहा की कितनी प्रतिशत होते हैं और इस अयस्क का कोई उपनाम भी है क्या। तो हम पता चलता है कि हाँ है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया लोहा के 3 प्रकार और लोहा में प्रतिशत अंक और उपनाम। तो हेमाटाइट में 68% लोहा मौजूद होता है। कितने प्रतिशत मौजूद होता है, 68%। वहीं मैग्नेटाइट में 60% लोहा मौजूद होता है। फिर वहीं पर लिमोनाइट में बात करें तो सबसे कम इन तीनों से में क्या होता है, 40% मौजूद होता है। वहीं पर हेमाटाइट को हम क्या बोलते हैं, लाल अयस्क बोलते हैं। मैग्नेटाइट को हम क्या बोलते हैं, काला अयस्क बोलते हैं। और लिमोनाइट को क्या बोलते हैं, पीला अयस्क बोलते हैं। यहाँ पर सॉरी ला होगा, पीला अयस्क होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो समझते हैं। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन कहने का मतलब क्या है। जैसे कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। लेकिन आपको पता है ना, कोई भी अच्छी काम जब करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी भी नकारात्मक पहलू होती है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध जो है ना, इस सरदार सरोवर बांध के में जब बांध कहीं पर बनाया जाता है तो होता क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर बांध बना दिए तो यहाँ पर जब बांध बना दिए तो यहाँ पर जल जमा होगा, कई किलोमीटर तक जल जमा हो जाएगा, कई फीट ऊंचा तक जल जमा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे वहां जो रहने वाले उस क्षेत्र में जो भी लोग आएंगे उसको तो वहां से विस्थापित करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जब हटाना पड़ेगा तो उस लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो वही चीज लिखा हुआ है, पढ़िए देखिए, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि जब कभी भी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बांध बनाया जाता है तो कई किलोमीटर जगह खाली कराई जाती है, वहां के स्थानीय निवासियों को विस्थापित किया जाता है। अब हम किसी को विस्थापित अगर किए तो आप ही सोचिए उसको निवास स्थान देंगे कि नहीं देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बदले पर्याप्त मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे। फिर उसके बाद कोई लाभ मुहैया कराएंगे कि नहीं कराएंगे। वहां पर उसको बहुत सारे फायदा था, उनको सब चीज समझ में आ रहा था, तो ये बात उनके लिए पर्याप्त था। लेकिन यहाँ पर जो आप दूसरे जगह उसको दे रहे हैं, रहने के लिए घर देना पड़ेगा सरकार को, उसके बाद और सारे चीज सब देना पड़ेगा। तो यही सारे चीज कह रहा है तो मिलना है ना। जब ये चीज नहीं मिलता है तो लोगों में आक्रोश आ जाता है। क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आक्रोश आ जाता है और लोग आंदोलन करने पर उतर जाते हैं। तो इसी तरह के आंदोलन में से एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। उम्मीद करते हैं इसमें कोई समस्या नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहने का मतलब क्या है कि नर्मदा नदी पे है इसीलिए इसका नाम नर्मदा। अब बचाओ मतलब कि लोगों की जो समस्या हो रहा है इस समस्या से निवारण कीजिए, सरकार से ये गुहार लगाया गया, इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्या है। तो देखिए जैव विविधता को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग जहां रहते हैं, जिस धरातल तल पर रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वहां पर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, चींटी से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष, हाथी, व्हेल मछली या फिर बड़े बड़े जीव, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर चीज हम यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है, आवास है मतलब घर है जहां पर हम रहते हैं, यहाँ सूक्ष्म जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया से लेकर बड़े वृक्ष, हाथी, व्हेल तक करोड़ों जीव रहते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों की संख्या में रहते हैं। सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे कुछ ना कुछ भिन्नता, अब देखिए सब में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है ना। तो वो भिन्नताएं सही अर्थों में यह पृथ्वी की जैव विविधता है। इतने सारे जीव हैं,
देखिए ना, हम एक इंसान है, आप भी इंसान है, दूसरे भी बगल वाला इंसान, फिर भी कुछ ना कुछ भिन्नता है, समान रूप से है। तो यही भिन्नता को जैव विविधता, जैव माने जीव, विविधता माने भिन्नता, जीव के में आपस में जो भिन्नताएं होती है उसे क्या बोलते हैं, तो जैव विविधता कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं सौर ऊर्जा क्या होता है। तो सौर ऊर्जा को समझे। सौर ऊर्जा मतलब क्या है, जो ऊर्जा सूर्य से आ रही प्रकाश किरणों से एकत्रित करके मिलता है, वही तो सौर ऊर्जा है। तो चलिए इसको देखते हैं, लिखे हम कैसे। जब फोटोवोल्टाइक सेलों में सूर्य की किरणों को ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। क्या बोले, फोटोवोल्टाइक सेलों में, सेल माने बैटरी में, सूर्य की किरणों से ऊर्जा के रूप में बदला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन कहते हैं। ये क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा उत्पादन। अन्य स्रोत से की अपेक्षा ये जो है ज्यादा लाभदायक और सस्ता होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या होता है, जितने भी अन्य स्रोत है सबसे सस्ता भी होता है और लाभदायक भी होता है, प्रकृति के इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अगला बात, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हीटर के रूप में, कूलर के रूप में, प्रकाश करने के रूप में, बहुत विभिन्न जगहों पर इनका उपयोग करते हैं। जैसे हम सामान्य बिजली का उपयोग करते हैं वैसे इसका भी उपयोग करते हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।